This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करंटली आपको पीबी शैली पढ़ा रहा हूं और पीबी शैली की ऑलरेडी हम काफ़ी पोएम्स डिस्कस कर चुके हैं और आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम जो पीबी शैली की अदर पोएम्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सीक्वेंस में सबसे पहली जो पोएम है आपकी दोस्तों वो है लेमेंट। सबसे पहली पोएम मैं आपको कौन सी पढ़ाऊँगा? लेमेंट पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे लेमेंट। लेमेंट क्या होता है? लेमेंट स्टैंड्स फॉर, लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट स्टैंड्स फॉर सेपरेशन, लेमेंट स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग। इसका मतलब दुख, विलाप, अलगाव, उसको रिप्रेजेंट करता है लेमेंट। यानी कि एक उदासी जो होती है, जो सैडनेस होती है, जो हमारे दिमाग में आ जाती है, एक डिजेक्शन आ जाती है, उसको रिप्रेजेंट करता है लेमेंट। और दोस्तों ये उस समय की बात है जब पीबी शैली जो थे मृत्यु के यूं कह लीजिए कि बहुत करीब थे। और ऐसा नहीं था कि वो ओल्ड थे। आपको मालूम होगा कि जॉन कीट्स और पीबी शैली दो ऐसे पोइट्स हुए हैं जो यंग एज में जिनकी डेथ हो गई थी। तो पीबी शैली जो थे वो क्वाइट यंग थे, तो अपनी डेथ से एक साल पहले उनके माइंड में कुछ विचार आए थे। अब विचार क्या थे दोस्तों? वो विचार थे अपनी लाइफ को लेकर। और क्या वो कहते हैं इसको समझने की कोशिश करना। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। दोस्तों दिस इज, ये जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? लेमेंट पोएम से ली गई हैं। और किसकी लिखी हुई है? ये पीबी शैली की लिखी हुई है। अब इसमें पोइट कहता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ओ वर्ल्ड, वो संसार को रेफर करते हुए कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। तो हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। और मैं इस संसार के, इस लाइफ के और इस टाइम के, कहने का मतलब जो मुझे जीवन यहां पर मिला है, इस जिंदगी को जिसको मैं जी रहा हूं, उसके लास्ट स्टेप पर मैं आगे ऊपर चढ़ चुका हूं। तो ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, तो जिसमें मैं आखिरी पायदान पर ऊपर चढ़ रहा हूं। और दोस्तों आपको पता ही है व्हाट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। जो जीवन का हमारा आखिरी पड़ाव होता है वो क्या होता है? ये जो लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ है दोस्तों, ये है डेथ। क्या है? डेथ, मृत्यु है। तो यहां पर जो पॉइंट है वो मृत्यु के बारे में बातें कर रहा है कि मैं मृत्यु के बहुत करीब जा रहा हूं। मृत्यु के जो जीवन है उसके आखिरी पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूं। इस संसार के, इस जीवन के, इस समय के आखिरी पायदान पर मैं हूं और उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसके बाद क्या कहता है? ट्रम्बलिंग at that where I stood before। इसके बाद फिर ये दो लाइंस देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर। और उस चीज को देखकर मैं कब कपा रहा हूं। मैं कब कपा रहा हूं? उस चीज को देखकर मुझे कंपन सा हो रहा है कि वेयर आई स्टूड बिफोर, कि पहले मैं क्या था। वही सिचुएशन कि मेरा कल क्या था, मैं आज क्या हूं और न जाने कल क्या हो जाऊंगा। तो दोस्तों किसको पता होता है जीवन का वजूद। लेकिन यहां पर यह बेटर ट्रूथ है लाइफ का, जीवन का सत्य है
कि कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्या हम करेंगे, क्या हमारी लाइफ में होगा, इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक पल का नहीं पता, एक क्षण का नहीं पता, सारे के सारे प्लान रखे रह जाते हैं। कितनी आपने योजनाएं बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मृत्यु एक हवा के झोंके की तरह आती है एंड डेथ क्लोजेज ऑल, और सब कुछ वो समाप्त कर देती है। तो यही बात यहां पर जो है पीबी शैली कहते हैं, ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, उस चीज को सोचकर मैं कपकपाता हूं कि मैं पहले कहां था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और जो तुम्हारे जो प्राइम वाली ग्लोरी है वो कब लौट कर आएगी। अब ग्लोरी ऑफ योर प्राइम स्टैंड्स फॉर द फ्रूटफुल टाइम, याद रख लेना दोस्तों, ग्लोरी ऑफ प्राइम का मतलब क्या है, ग्लोरी ऑफ प्राइम का मतलब है फ्रूटफुल टाइम, यानी कि गुड डेज, कि वो जो अच्छे दिन हैं वो कब लौट कर आएंगे, कब आएंगे वो अच्छे दिन। तो ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। आगे बढ़िए और कंक्लूजन देखिए इसका, नो मोर ओ नेवर मोर, नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो इसको समझ के चलिए आप, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। यहां पर जो पोइट है वो ये कहता है, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके मैं आखिरी स्टेप पर आगे बढ़ रहा हूं, ऊपर चढ़ रहा हूं, ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, जब मैं कभी पास्ट के बारे में सोचता हूं तो उसको सोचकर मैं ट्रम्बल करने लगता हूं। क्यों? व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, जो तुम्हारी प्राइम वाली ग्लोरी है, जो फ्रूटफुल डेज हैं, वो कब लौट कर आएंगे, कब ऐसा होगा। नो मोर ओ नेवर मोर, अब वो लौट कर नहीं आएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। आई होप कि ये जो लाइन्स हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी, 5 लाइन्स मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आ गई होंगी। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले 2 लाइन समझिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट मतलब दिन से भी और रात से भी, दिन और रात मिलकर मतलब पूरा दिन, ये हो गया, टाइम हो गया हमारा, तो इट मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऑफ द डे एंड नाइट, दिन में और रात में, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, वो जो आनंद था वो अब उड़ चुका है। इट मीन्स द जॉय हैज गॉन अवे फ्रॉम द लाइफ, जो आनंद है वो जीवन से जा चुका है, वो जीवन से कहीं दूर चला गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि डे एंड आउट ऑफ द डे एंड नाइट, इन दिन और रात से परे, मतलब कि पूरा जो समय है हमारा 24 आवर्स का, इससे कहीं दूर जो जॉय है वो दूर चला गया है। अब जब डेली के लिए चला गया तो इट मीन्स फॉर एवर के लिए चला गया है, अब वो आनंद नहीं रहा है। आगे समझना, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आर मूव my faint heart दोस्तों कंक्लूडिंग लाइंस भी यही हैं, नो मोर और नेवर मोर, और इसी के साथ ये पोएम एंड हो जाती है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आर, जो फ्रेश स्प्रिंग है, जो समर है और जो विंटर है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ,
इसने मेरे दिल को किससे भर दिया है? दर्द से भर दिया है। इट मीन्स वेदर, वट एवर इज द वेदर, कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे मौसम आपका बसंत का हो, चाहे गर्मियों का हो या सर्दियों का हो, जो मेरा दिल है वो किससे भर चुका है? मेरा दिल दुख से भर चुका है। और वो जो बट विद डिलाइट, लेकिन बात करें हम खुशी की, नो मोर और नेवर मोर, अब वो खुशी नहीं है और कभी भी वो खुशी हमारी लाइफ में नहीं है। तो ये बात यहां पर कही गई है पीबी शैली के द्वारा। तो आई होप कि आपको पोएम जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें वो क्या कहते हैं? हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कि जिसके आखिरी पायदान पर मैं चढ़ रहा हूं, ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, और जहां पर मैं पहले खड़ा था उसको सोचकर मैं कंपन करने लगता हूं। व्हेन विल द रिटर्न ऑफ ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वो जो आपकी प्राइम वाली ग्लोरी है या फिर फ्रूटफुल डेज वाली जो ग्लोरी है वो कब लौट कर आएगी? नो मोर और नेवर मोर, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर एक डिजेक्टेड मूड ऑफ द पोएट है दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम लिमिट। जो कवि का हताशा भरा एक मूड है उसको यहां पर दर्शाया गया है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, इन दिनों रात से परे वो जो आनंद की सीमा थी वो अब कभी दूर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर और मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये सारे मौसम जो है, वॉट एवर द वेदर इट इज, ये सभी ने मुझे किससे भर दिया है? दुख से भर दिया है। और डिलाइट की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो खुशी है ओ नो मोर और नेवर मोर, अब वो खुशी कभी नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर पोएम आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम हमारी आती है बाय पीबी शैली, A widow, bird, state mourning. A widow bird state mourning. दिस इज द पोएम बाय पीबी शैली। ये पोएम है दोस्तों किसके द्वारा? पीबी शैली के द्वारा। अ विडो बर्ड। अब देखो विडो कौन होता है? विडो वो होती है लेडी जिसका हस्बैंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक बर्ड को विडो बर्ड कहा गया है। किसको कहा गया है? एक बर्ड को कहा गया है विडो बर्ड, क्योंकि उसका जो मेट है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो उससे दूर जा चुका है। तो अब इसमें कुल मिलाकर स्टेट मॉर्निंग वो किसको दर्शाती है? वो दुख को दर्शाती है। ये भी पूछा जाता है व्हाट डज द विडो वर्ड रिप्रेजेंट, या फिर सॉरी व्हाट डज द विडो वर्ड स्टेट। तो योर आंसर विल बी मॉर्निंग या फिर सैडनेस। आपका जो आंसर होगा वो सैडनेस को लेकर होगा। वो किसको दर्शाती है? दुख को दर्शाती है। अब इसकी लाइन देखना पोएम की। A widow bird state mourning for her love upon a wintry bough. पहले इतना समझिए, अ विडो बर्ड स्टेट मॉर्निंग फॉर हर लव अपॉन अ विंट्री बॉ। जो ये विंट्री बॉ है यानी कि एक जो सर्दी का मौसम है, उस मौसम में विंटर सीजन में अपने उस स्थान से जो उसका घर है, जो मतलब जो उसका घोंसला है उस विडो बर्ड का, वहाँ से वो क्या करती है? उस झाड़ी से अपने दुख को रिप्रेजेंट करती है। किस चीज़ के लिए? फॉर हर लव। क्वेश्चन बनता है वाई इज द विडो बर्ड सैड? विडो बर्ड सैड क्यों है? तो इन द सेपरेशन ऑफ हर लव, उसके अपने प्रेम के सेपरेशन में उसका जो मेट वर्ड है वो मर चुका है, तो इस वजह से।
दोस्तों पहले इतना समझिए, अ फ्रोजन विंड क्रैप्ट अबव, और जो फ्रोजन विंड थी यानी कि बर्फ से जमी हुई जो हवा होती है, मतलब बर्फीली हवा को हम कह रहे हैं यहाँ पर फ्रोजन विंड। जो फ्रोजन विंड है क्रैप्ट अबव, वो ऊपर से होकर गुजर रही थी, किसके ऊपर से? उस विडो बर्ड के ऊपर से। द फ्रीजिंग स्ट्रीम बिलो, और जो जमी हुई जो स्ट्रीम थी वो कहाँ पर, जो जमी हुई जल की धारा है वो नीचे थी उसके। तो कुल मिलाकर चाहे अबव की बात करें या बिलो की बात करें, वहां पर क्या था? इट वॉज अ फ्रीजी वेदर। कैसा वेदर था दोस्तों? फ्रीजी वेदर था, जमा हुआ था, बर्फ जमी थी। देयर वॉज नो लीफ, कोई पत्ती नहीं थी। अपॉन द फॉरेस्ट बेयर, कहां पर? उस फॉरेस्ट पर। पूरा फॉरेस्ट कैसा था? बेयर लग रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ था। पत्तियां या तो टूट चुकी थी या फिर बर्फ की वजह से वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। नो फ्लावर अपॉन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर भी कोई फूल नहीं था। सच विंट्री वेदर इट वॉज, उस कड़ाके की ठंड में वो जो विडो बर्ड थी वो बड़ी सैड थी। और सैड क्यों थी? ड्यू टू द सेपरेशन विद हर लवर, फ्रॉम हर लवर, सॉरी। इसके बाद ये लाइंस आती हैं दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। उस समय यहां पर एटमॉस्फेयर को दर्शाया गया दोस्तों। एटमॉस्फेयर कैसा है? एंड लिटिल मोशन इन द एयर, बहुत लिटिल मोशन था किसमें? हवा में। एक्सेप्ट द मिल ऑन द व्हील साउंड, केवल और केवल किसके सिवा? एक थोड़ी सी आवाज आ रही थी, एक मिल की आवाज थी, जो मिल होती है दोस्तों, वहां पर मिल के व्हील्स की साउंड जो थी वो थोड़ी सी वहां पर फील की जा सकती है। अदरवाइज देयर वॉज कंप्लीटली साइलेंट ऑल अराउंड, पूर्ण रूप से चारों तरफ शांति थी। एंड अ मूड ऑफ डिजेक्शन, एक मूड ऑफ डिजेक्शन का था, और वो डिजेक्शन वाला मूड किसका था? विडो बर्ड का था। तो आई होप कि ये जो पोएम है ये भी आपके क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोएम का नाम है वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड। देखो ये पोएम का नाम है वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड। एक जो शब्द होता है वो अक्सर कैसा होता है? मिसयूज्ड या एब्यूज्ड रूप में उसको यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट इज ऑफन प्रोफेन्ड। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा लव। प्रेम को लोग जो है ना गलत रूप में लेते हैं और गलत रूप में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेम है, प्रेम के इंपॉर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस पोएम में। वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड। अब दोस्तों ये जो पोएम है ये भी ध्यान रख लेना, ये पोएम पीबी शैली ने एड्रेस की थी, किसको एड्रेस की थी? ये जेन विलियम्स को। याद रख लेना, एड्रेस्ड टू जेन विलियम्स। ये पीबी शैली ने जेन विलियम्स को एड्रेस की थी ये पोएम। और इस पोएम में वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड। क्या है ये? वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन। अब आप समझ गए होंगे कि किसको प्रोफेन के लिए यहां पर कहा गया है। वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन। सो व्हाट इज प्रोफेन? प्रोफेन क्या है? प्रोफेन स्टैंड्स फॉर लव। किसके लिए कहा गया दोस्तों? ये
ये लव को लेकर कहा गया है, वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन्ड, फॉर मी टू प्रोफेन इट वन फीलिंग टू falsely disdained। इसको समझना। अब ये क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा, वॉट इज प्रोफेन फॉर द पोइट। प्रोफेन जो है पोइट के लिए क्या है, तो आंसर क्या होगा, वन फीलिंग टू फॉल्सली डिस्डेन। इट मीन्स किसी की फीलिंग्स से खेलना, उसको निराश कर देना। डिस्डेन मतलब निराशा से भर देना, किसी के एहसासों में निराशा ला देना, कुल मिलाकर किसी को गम के समुंदर में डुबा देना। और ये गम का समुंदर कहां पर मिलता है, प्यार के लिए यहां पर कहा गया है, जो प्यार में जो गम होते हैं उसमें किसी के साथ एक तरह से धोखा देना या उसके साथ गलत करना और उस कंडीशन में उसको निराश वाली स्थिति में ले आना। तो यहां पर वो सिचुएशन क्या है, कुल मिलाकर डिसीव इन लव हम इसको कह सकते हैं, प्यार में जो धोखा होता है, दैट इज प्रोफेन अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब इतना क्लियर है आपके, आगे बढ़ेंगे कि वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन। जो एक वर्ड है वो अक्सर प्रोफेन होता है। फॉर मी टू प्रोफेन इट वन फीलिंग टू फॉल्सली डिस्डेन। मेरे लिए प्रोफेन यहाँ पर है कि किसी की फीलिंग्स को गलत रूप से उसको निराशा में कन्वर्ट कर देना, या फिर यानी कि उसको दुखी कर देना, उसको परेशान कर देना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। वन होप इज टू लाइक डेस्पेयर। एक आशा जो होती है वो किसकी तरह होती है, आशा भी निराशा की तरह होती है। आशा अपने साथ क्या लेकर आती है, निराशा लेकर आती है। कहते हैं ना कि अगर जो अच्छा वक्त है तो बुरा भी फेस करना पड़ेगा, अगर जो बुरा वक्त है तो अच्छा भी जरूर आएगा। तो वो लाइंस भी हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ऐसे ही यहाँ पर है, अ होप इज टू लाइक डेस्पेयर। जो ये एक आशा है वो भी किसकी तरह है, वो भी निराशा की तरह है। फॉर प्रूडेंस टू स्मूदर अ पिटी फ्रॉम द मोर डियर। और वो जो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूर की सोचता है, जो एक तरह से बहुत दूर की सोचता है, जो एक ऐसा व्यक्ति है, और अ पिटी फ्रॉम द मोर डियर। और वो ये कहता है कि अपने प्यार से, अगर जो लव किसी से कोई प्रेम करता है और उस प्रेम से क्या मिल जाए, एक पिटी की फीलिंग मिल जाए, एक पिटीनेस मिल जाए, तो ये जो पिटी होती है फ्रॉम दी मोर डियर, वो बहुत प्यारी होगी तुमसे देन दैट फ्रॉम अनोदर। किसकी अपेक्षा, किसी दूसरे की अपेक्षा। अगर जो किसी दूसरे की अपेक्षा अपने प्रेमी से या प्रेमिका से एक पिटी भी मिल जाए तो क्या होगी, वो कहीं दूसरे से ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह समझना है। आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है लाइन,
बहुत डीप लाइन है, इनका मैं अर्थ भी क्लियर करूंगा। आई कैन गिव नॉट वॉट मैन कॉल लव। इसी को अगर जो हम डीपली देखें तो बहुत ही डीप में लाइन जाती है दोस्तों। क्या मीनिंग है? आई कैन नॉट गिव नॉट, आई कैन गिव नॉट, मैं वो चीज नहीं दे सकता, वॉट मैन कॉल लव, जिसको लोग प्यार कहते हैं। अब प्यार को यहां पर जो लव है ना, लव को वल्गरली पीपल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए चाहे वो लस्ट हो, चाहे सेक्सफुल रिलेशंस हो, वो सभी क्या है? दे कॉल इट लव। वो उसको क्या पुकारते हैं? वो प्यार पुकारते हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो क्या कहता है? साफ साफ ये कहता है, आई कैन गिव नॉट वॉट मैन कॉल लव। मैं तुम्हें वो चीज नहीं दे सकता जो लोग जिसको प्यार कहते हैं। कहने का मतलब अ फिजिकल इंटीमेशन, अ सेक्सुअल रिलेशन, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब इसके बाद दोस्तों स्पिरिचुअल लव की गहराइयों में उतरने की कोशिश करना। कि आध्यात्मिक प्रेम की गहराइयां दिखाई गई हैं। देखो ये क्या कहता है? बट विल्ट दाउ एक्सेप्ट नॉट, बट क्या तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी? द वर्शिप दैट हार्ट लिफ्ट अबव, जो प्रेम की पूजा होती है, जो हृदय से प्रेम की पूजा होती है, वो इससे कहीं ऊपर है। क्या वो कहता है? हृदय की पूजा जो होती है, प्रेम की पूजा जो होती है, इससे कहीं ऊपर है। कहने का मतलब जो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड ऑफ हार्ट होता है, जो स्पिरिचुअल बॉन्ड ऑफ रिलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं और किसी भी तौर पर वो फिजिकल रिलेशन से, फिजिकल इंटीमेशन से कहीं ऊपर होता है। ये बात कही गई है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। देखो कितनी बढ़िया बात ये कही है, एंड द हेवन रिजेक्ट्स नोट, और इसको तो हेवन भी रिजेक्ट नहीं करता। जो सच्चा प्यार होता है, जो दिलों का प्रेम होता है, जो एक इक्वल लव कंबाइंड होता है, उसको तो जो आकाश है, ये जो स्वर्ग है, वो भी रिजेक्ट नहीं करता है। और इसके बाद दोस्तों ये लास्ट लाइंस जो आती हैं, बहुत बहुत यूनिक लाइंस हैं, बहुत अच्छी लाइन है। द डिवोशन टू समथिंग अफार, द डिवोशन टू समथिंग अफार फ्रॉम दी sphere of our sorrow, the devotion to something afar from the sphere of our sorrow। और वो बात करता है कि एक ऐसी डिवोशन जो इससे कहीं बढ़कर है, फ्रॉम द स्पेयर ऑफ आवर सोरो, और जो दुख है ना उससे कहीं दूर है, क्योंकि ऐसे प्रेम में दुख नहीं मिलता। और जो फिजिकल लव होता है दोस्तों आप जानते ही हैं, उसमें क्या होता है, दूरियां आ जाती हैं तो प्यार घट जाता है। और जो स्पिरिचुअल लव होता है वो केवल और केवल प्लेजर को लेकर आता है और उसमें दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात किसके द्वारा कही गई है? पीबी शैली के द्वारा कही गई है। और ये जो पोएम है आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन, तो ये एक पोएम क्लियर है। इससे पहले मैंने आपको जो पोएम पढ़ाई लेमेंट, वो भी क्लियर होगी। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताई थी अ विडो बर्ड स्ट्रेट मॉर्निंग। अब इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे लव फिलॉसफी की। ये भी पोएम पीबी शैली की है, लव फिलॉसफी।
लव्स फिलॉसफी। क्या है नाम पोएम का? लव्स फिलॉसफी जो है ये पोएम का नाम है, और इसमें प्रेम की फिलॉसफी को दिखाया गया है। और इसमें किस चीज को, प्रेम को किस रूप में दर्शाया गया है दोस्तों, देखिए। और जो पोएट है, इसमें जो पोएट है, पोएट की इच्छा है कि वो भी प्यार करे। जैसे प्रूफ रॉक होता है ना टी.एस. इलियट का, कि पोएम में वो इच्छा करता है कि वो किसी से प्यार करे, तो यहाँ पर पोएट की भी इच्छा है कि वो किसी से प्यार करे। वो गाना है ना दोस्तों, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। तो वही चीज है यहाँ पर भी। जो पोएट है उसकी भी इच्छा किसको आती है? उसकी भी इच्छा प्रेम के लिए आती है, प्रेम को पाने की आती है, क्योंकि वो हर चीज को देखता है। प्रकृति जो है, प्रकृति भी प्रेम से परिपूर्ण दिखाई पड़ती है, और प्रकृति का हर तत्व प्रेम से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से उसको लगता है जब सब चीजों को एक कंबाइंड, मतलब उसकी जरूरत है, तो वो भी अपना एक पार्टनर चाहता है। जब सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको भी क्या जरूरत है? उसको भी एक पार्टनर की आवश्यकता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, समझना। द फाउंटेन्स मिंजल विद द रिवर। जो फाउंटेन्स हैं, जो झरने हैं, उनका मिलन किससे हो जाता है? वो नदी से मिल जाते हैं। लव रिलेशन है दोस्तों ये, ध्यान रखना। प्रकृति के प्रेम के दृश्यों को दर्शाया गया है। द फाउंटेन्स मिंजल विद द रिवर। जो फाउंटेन्स हैं वो रिवर के साथ मिंजल हो जाते हैं। एंड द रिवर्स विद ओशियन। और जो नदियां हैं वो किसके साथ मिल जाती हैं? नदियां ओशियन के साथ मिल जाती हैं। किसके साथ? ओशियन के साथ मिल जाती हैं। देखो कितना एक प्रेम का एक डिस्क्रिप्शन किया गया है, लव सीन को रिप्रेजेंट किया गया है कि रिवर्स विद ओशियन। जो नदियां हैं वो ओशियन के साथ मिल जाती हैं। फाउंटेन्स मिंजल विद द रिवर। फाउंटेन्स मिल जाते हैं किसके साथ? रिवर के साथ मिल जाते हैं। द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉरएवर विद स्वीट इमोशन। और जो विंड्स ऑफ हेवन है, जो आकाश से चलने वाली हवाएं हैं, वो मिक्स फॉरएवर, वो आप मिल जाती हैं किसके साथ? विद स्वीट इमोशन, एक स्वीट इमोशंस के साथ। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल। कुछ भी इस संसार में सिंगल नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सिंगल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पोइट? पोइट के अकॉर्डिंग सिंगल क्या है इस संसार में? आपका आंसर होगा नथिंग इज सिंगल। कुछ भी सिंगल नहीं है। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका? आपका आंसर होगा नथिंग इज सिंगल इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी सिंगल नहीं है। तो इसको याद रखना। अब फाउंटेन्स मिंजल विद द रिवर। फाउंटेन जो है वो नदी के साथ मिल जाता है। एंड रिवर्स विद ओशियन। और जो रिवर्स है वो ओशियन के साथ मिल जाती हैं। द विंड्स ऑफ हेवन मूव फॉरएवर विद मिक्स फॉरएवर विद स्वीट इमोशन। और जो विंड्स ऑफ हेवन है वो मिल जाती हैं स्वीट इमोशंस के साथ। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल। और इस संसार में कुछ भी सिंगल नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, दिस इज द लव फिलॉसफी। और ये लाइंस अगर एग्जाम में आती हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रॉपर्ली इनको दिमाग में बैठा लेंगे और इसका एग्जैक्ट आंसर भी देंगे। कहां से हैं ये लाइंस? लव्स फिलॉसफी बाय पीबी शैली। पीबी शैली की लव्स फिलॉसफी से ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना एक ब्यूटीफुल लव सीन दिखाया गया है।
दोस्तों देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं। सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन, देखिए इन पर्वतों को जो कि ऊंचे आकाश को किस करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो पैराग्राफ है दोस्तों, किसिंग पैराग्राफ इसको हम कहेंगे। और ये जो पैराग्राफ है इसमें पूरे पैराग्राफ में किस सीन को रिप्रेजेंट किया गया कि कौन कौन किस किस को किस करता है। द माउंटेन्स किस हाई हेवन, और जो आकाश है, जो पर्वत है, वो उस ऊंचे आकाश को किस करते हुए प्रतीत होते हैं। एंड वेव्स क्लैप्स वन अनदर, और जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो एक दूसरे को जकड़ लेती हैं, एक दूसरे को आपस में यूनाइट हो जाती हैं। एंड द सनलाइट क्लैप्स द अर्थ, और जो सूरज की रोशनी है वो किसके साथ मिंजल हो जाती है, वो पृथ्वी के साथ मिंजल हो जाती है। एंड द मून बीम्स किस द सी, और जो ये चंद्रमा की जो किरणें होती हैं ये ऐसी लगती हैं जैसे कि मानो वो समुद्र को किस कर रही हों। वॉट आर ऑल दीज किसिंग वर्थ, क्या फायदा इन किस का, इन सभी किसेस का क्या फायदा। इफ दाउ किस मी नॉट, अगर जो तुम मुझे किस नहीं करती हो तो इन सभी किसेस का, जो प्रकृति के जो तत्व हैं वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। और दाउ स्टैंड्स फॉर पोएट्स बिलव्ड, दाउ का मतलब क्या है, यहां पर पोएट अपनी प्रेमिका को कह रहा है, पीबी शैली अपनी प्रेमिका को कह रहा है, अगर जो तुमने मुझे किस नहीं किया तो कुल मिलाकर ये जो पूरी जो ये पोएम लिखी उसने वो इस वजह से लिखी ताकि उसकी जो प्रेमिका है वो उसको किस कर दे। तो लव्स फिलॉसफी है पोएम का नाम, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। प्रकृति के बहुत सारे तत्वों को बताया कि सभी एक दूसरे से वो मिंजल दिखाई पड़ते हैं। द फाउंटेन्स मिंजल विद द रिवर, जो फाउंटेन है वो नदी के साथ मिल जाता है। एंड रिवर विद द ओशियन, नदी जो है वो ओशियन के साथ मिल जाती है। और जो विंड्स हैं आकाश की, वो इमोशंस के साथ मिल जाती हैं। और कुछ भी संसार में सिंगल नहीं है। और वो ये कहता है कि सब कुछ जो है वो डिवाइन है, और इसके साथ जब सब कुछ मिंजल है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं। और वो ये कहता है माउंटेन्स को देखो जो कि ऊंचे आकाश को किस करते हुए प्रतीत होते हैं, उन लहरों को देखो जो एक दूसरे के साथ जकड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ सूरज की किरणों को देखो जिसने पृथ्वी को अपने आगोश में लिया हुआ है, और चंद्रमा की किरणों को देखो जो समुद्र को किस कर रही हैं। और इन सभी किसेस का क्या फायदा अगर जो तुम मुझे किस नहीं करती। तो दोस्तों ये थी पोएम लव फिलॉसफी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। द फ्लाइट ऑफ लव, इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा दोस्तों। अभी तक मैंने आपको सारी पोएम्स पूरी पढ़ाई है, ये थोड़ी सी लंबी है तो इसकी लाइंस मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है दोस्तों, जो ह्यूमन लव होता है दैट इज नॉट परमानेंट। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन लव एज रिप्रेजेंटेड इन द पोएम द फ्लाइट ऑफ लव। तो आपका आंसर क्या होगा कि ह्यूमन लव इज नॉट परमानेंट। जो ह्यूमन लव होता है ना वो परमानेंट नहीं होता, वो अपनी दिशाएं, अपने छोर जो है वो बदलता रहता है। दोस्तों पहले एक एक पॉइंट को, जो पूरी लाइन है इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन द लैंप इज शैटर्ड द लाइट इन द डस्ट लाइज डेड।
जो लैंप होता है दोस्तों क्या करता है, लैंप रोशनी देने का काम करता है, लैंप उजाला देता है। व्हेन द लैंप इज शैटर्ड, और जब लैंप जो है शैटर्ड स्टैंड्स फॉर ब्रोकन इनटू पीसेस, जो लैंप है वो टुकड़ों में टूट जाता है, कई टुकड़ों में बट जाता है जो लैंप है। द लाइट इन द डस्ट लाइज डेड, और जो प्रकाश होता है उस समय वो क्या होता है, फिर वो जो प्रकाश होता है वो डेड हो जाता है। जो प्रकाश होता है कैसे हो जाता है, प्रकाश डेड हो जाता है। कहने का मतलब जब वो टुकड़ों में टूट जाता है तो वो बुझ जाता है और प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं रहती। कहने का मतलब प्रकाश ही नहीं रहता, अंधकार हो जाता है चारों तरफ। ये सब कुछ कंपैरिजन ध्यान रखना दोस्तों, लव से है सब चीजों का। यहां पर when the love is shattered, when the lamp is shattered, the light dust lies dead। तो जब जो लैंप है जो टूट जाता है, ऐसे ही जो दिल होता है, जब दिल टूट जाता है तो वो जो प्रेम है उसका महत्व भी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। वो गाना है ना दोस्तों, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो वही सिचुएशन है, when the lamp is shattered, the light in the dust lies dead। आगे देखिए, when the cloud is scattered, the rainbow glory is dead। when the cloud is scattered, the rainbow glory is dead। और जो क्लाउड होता है, when the cloud is scattered, जब क्लाउड स्कैटर्ड होने लगता है, जब जो बादल हैं वो फैलने लगते हैं चारों तरफ, जो ब्यूटीफुल रेनबो होता है, जो अपनी ग्लोरी के लिए जाना जाता है, जो अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, दैट इज डेड, वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, जब खत्म हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों जब प्रेम में सेपरेशन आ जाता है, दैट रिमूव्स द बॉन्ड ऑफ लव, वो भी प्रेम के बंधन को तोड़ देता है, समाप्त कर देता है। when the cloud is scattered, the rainbow glory is dead, and when love is separated, the separation removes the love, the bond of love, we can say। तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी प्यारी बात यहां पर पीवी शैली ने कही है, बहुत अच्छी लाइंस हैं, और अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी में ये चीज देखने को भी मिलती है हमें। When the lips have spoken, जब बातें होठों से निकल जाती हैं, जब इंसान अपनी बातों को कह देता है। लव एक्सेंट्स आर सून फॉरगॉट, और जो प्रेम के एक्सेंट होते हैं, जो प्यारी बातें होती हैं, वो शीघ्र ही भूल दी जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, प्यार में बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं। प्यार में पता नहीं प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या क्या कहता है, और प्रेमिका अपने प्रेमी से पता नहीं क्या क्या कहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, दूरियां आती हैं और अलगाव होता है, तो वो क्या करते हैं, लव एक्सेंट्स आर सून फॉरगॉट, और वो प्यार की उन बातों को भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों बहुत यूनिक लाइंस हैं, और
हर्ट्स echoes render no song when the spirit is mute. No song but sad dance. देखिए कितनी प्यारी बात कही है यहाँ पर. द हार्ट्स इकोज रेंडर नो सॉन्ग व्हेन द स्पिरिट इज म्यूट. जब आपकी स्पिरिट जो होती है वो म्यूट होती है, कहने का मतलब मन दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उस समय आपके दिमाग में कोई सॉन्ग नहीं आएगा, दिल कुछ नहीं गुनगुनाएगा, एक्सेप्ट नो सॉन्ग बट सैड डर्स. लेकिन एक्सेप्ट किसके? सैड डर्स, यानी कि जो डेथ सॉन्ग्स होते हैं, जो मृत्यु वाले गीत होते हैं. कहने का मतलब जो ऐसे गीत होते हैं जो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन या डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अलगाव वाले गीत और गम भरे गीत जो है वो दिल गुनगुनाता है ऐसी अवस्था में. तो दोस्तों ये थी पोएम द फ्लाइट ऑफ लव बाय पीबी शैली. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना. आगे बढ़ेंगे. ये पीबी शैली की लिरिकल पोएम है दोस्तों, जिसका नाम है टू दी मून. सॉरी, ये टू द मून जो ये पोएम का नाम है, जस्ट राइट इट अगेन, टू दी मून. ये पोएम दोस्तों किसके बारे में है? आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मून के बारे में है, चंद्रमा के बारे में है. चंदा पर आप जानते हैं चंद्रमा के ऊपर कितने सॉन्ग्स बनते हैं और सॉन्ग्स के साथ साथ कुछ पोएम्स भी बनती हैं. तो ये जो पोएम है ये चंद्रमा की सौंदर्यता को लेकर ही है. और क्या कहा गया है?
दोस्तों ये पोएम आप देखिए, आर्ट दाउ पेल फॉर वियरीनेस। वो ये कहता है कि तुम ऐसे लगते हो, ये जो पीले से तुम दिखाई पड़ते हो सकता है थकावट की वजह से हो। ऑफ क्लाइंबिंग हेवन एंड गेजिंग ऑन द अर्थ, तुम कहां पर हो, तुम बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे कि आकाश में ऊपर चढ़े हुए हो। एंड गेजिंग ऑन द अर्थ, और किसकी तरफ, टकटकी लगाकर देख रहे हो, पृथ्वी की तरफ टकटकी लगाकर तुम देखते हुए प्रतीत होते हो। वॉन्डरिंग कंपेनियनलेस, तुम घूमते रहते हो लेकिन कैसे, कंपेनियनलेस, ऐसा तुम्हारे साथ कोई साथी नहीं दिखाई पड़ता, तुम्हारा कोई अपना साथी नहीं दिखाई पड़ता। अमंग द स्टार्स दैट हैव अ डिफरेंट बर्थ, और तुम किसके बीच में रहते हो, तुम स्टार्स के बीच में रहते हो, लेकिन उनका बर्थ तो अलग है, उनकी तो कहानी तुमसे अलग है, उनकी जो डिस्टेंस है वो भी तुमसे अलग है। इसी वजह से कहा गया है अमंग द स्टार्स दैट हैव अ डिफरेंट बर्थ ड्यू टू द डिफरेंट जोन एंड नेवर चेंजिंग लाइक अ जॉयलेस आई, और बिल्कुल ऐसे तुम बदलते नहीं हो, बिल्कुल किसकी तरह, जॉयलेस आई की तरह तुम चेंज नहीं होते हो। दैट फाइंड्स नो ऑब्जेक्ट वर्थ इट्स कंस्टेंसी, जो कि जिसको ये लगता है कि तुम्हारी कंस्टेंसी के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ के लिए पूरक नहीं है, कोई भी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए तुम हमेशा सिंगल और अपने अकेले में घूमते रहते हो। तो दोस्तों ये किसके बारे में थी, ये पोएम थी द मून के बारे में। जो पोएम थी फिलोसॉफिकल पोएम है, लिरिकल पोएम है पीबी शैली की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो पोएम्स है दोस्तों, इनका मेन पर्पस है लाइंस की वजह से आपको समझाना, क्योंकि एग्जाम में लाइंस पूछी जा सकती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है, जो वर्ड्सवर्थ की पीबी शैली की इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं, और पहले भी मैं समझा चुका हूं। तो आज काफी पोएम्स हम कवर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली पीबी शैली आज हम कंप्लीट कर देंगे। I fear thy kisses gentle maiden, I fear thy kisses gentle maiden, कि प्यारी सी जेंटल एक नवयुवती के लिए वो कह रहा है, जेंटल मेडन एक यंग लेडी के लिए कह रहा है कि आई फियर दाई किसेस, मुझे तुम्हारे किस से डर लगता है। तो ये पोएम है दोस्तों इनके प्रेम को लेकर। वो क्यों ये इस बात को कहता है ये भी आपको जानना जरूरी है। वो ये कहता है कि जब मुझे डर लग रहा है तुम्हें किस करते हुए, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हें कोई भी डरने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। तो इसको समझना, आई फियर दाई किसेस gentle maiden, thou needest not fear mine.
दोस्तों पहले इतना समझने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ पर जो उसकी लव लेडी है, जो पोइट है, उसकी लव लेडी किस के लिए मना कर रही है और वो डर रही है, उसको मतलब जो किस वो उसको करने जा रहा है उस किस को लेकर वो बहुत घबराई हुई है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी विट के साथ उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको एक तरह से ये मान लीजिए कि कन्विंस कर रहा है कि वो उसे किस करने दे। और कैसे? वो कहता है आई फियर दाई किसेस जेंटल मेडन, मुझे तो खुद डर लगता है तुम्हारे किस करने से जेंटल मेडन, दाउ नीडस्ट नॉट फियर माइन, तो फिर तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या है? जब मैं खुद डरते डरते तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या होगी? माई स्पिरिट इज टू डीपली लेडन, और मेरी जो स्पिरिट है वो पूर्ण रूप से डीपली, मतलब मेरी जो स्पिरिट है ना वो पूर्ण रूप से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? फीलिंग से भरी हुई है, इमोशन से भरी हुई है। और इसके बाद क्या कहता है? एवर टू बर्डन दाइन, एवर टू बर्डन दाइन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं तुम पर हमेशा कोई बर्डन तो नहीं डाल रहा हूं। आई फियर दाई माइन, आई फियर दाई माइन, मैं तो खुद अपने इन चीजों को लेकर डरा हुआ हूं। दाई टोन्स दाई इमोशन दाउ नीडेस्ट नॉट फियर माइन, मैं चिंतित हूं किसके बारे में? कि जब मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हारी टोन क्या होगी, तुम्हारे इमोशंस क्या होंगे। और इसके बाद वो कहता है दाउ नीडेस्ट नॉट फियर माइन, तो तुम्हें मुझे लेकर डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सो बी रेडी फॉर अ किस, तो एक किस के लिए तैयार हो जाओ और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बात वो यहां पर कहता है। वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, लेकिन यहां पर डर के आगे जीत नहीं है दोस्तों, यहां पर डर के आगे किस है। और लास्ट की लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इनोसेंट इज द हर्ट्स डिवोशन, innocent is the heart devotion with which I worship thine. Innocent is the heart's devotion with which I worship thine. जो हर्ट की डिवोशन है, हृदय की जो भक्ति होती है, हृदय का जो एक प्रेम भाव होता है, विद विच आई वर्शिप दाइन, उसी प्रेम भाव के साथ, उसी भक्ति के साथ मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूं। और जब मैं तुम्हारी पूजा करता हूं तो तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता क्या है? और केवल एक किसको ही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की लास्ट राइड टुगेदर पढ़ी होगी, उसमें वो लास्ट राइड के लिए रिक्वेस्ट करता है, और इसी में इस पोएम में यहां पर पीबी शैली जो है वो किस के लिए कन्विंस कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका को। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है दोस्तों टू सोफिया स्टेसी। ये जो पोएम है टू सोफिया स्टेसी, और जिसका दूसरा टाइटल है दोस्तों याद रखना, एक तो इसका पहला टाइटल टू सोफिया स्टेसी है और दूसरा टाइटल है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज। वॉइस डाई, ये इसका दूसरा टाइटल है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई। तो समझने की कोशिश करना। सोफिया स्टेसी को एड्रेस किया है एज अ बिलव्ड उन्होंने, पीबी शैली ने, और यहां पर उनको वो क्या कहते हैं?
म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स द मेमोरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि लाइंस कहां से ली गई हैं। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट द मेमोरी, कि जब वो जो संगीत होता है, जब सॉफ्ट वॉइसेस जो है वो डाई करने लगती हैं, वाइब्रेट्स द मेमोरी, तो किस चीज को वाइब्रेट करती हैं? वो मेमोरीज को वाइब्रेट करती हैं, और जो मेमोरीज हैं वो आती हैं निकल कर। रोज लीव्स। दोस्तों, रोज लीव्स व्हेन रोज इज डेड। जो रोज है, जब रोज की डेड हो जाती है, मतलब जो रोज लीव्स है आर हीप्ड फॉर द बिलव्ड बेड, वो कहां पर लगा दी जाती है? जो प्रेमिका का जो बिस्तर होता है उस पर लगा दी जाती है। कहने का मतलब गुलाब को तोड़कर, जब गुलाब को तोड़ दिया जाता है तो उसकी पत्तियों को और गुलाब को जो है, जो प्रेमियों का जो कमरा होता है उसके लिए उसको यूज किया जाता है, और उनके बेड पर, जो प्रेमिका का जो बिस्तर होता है उस पर उसको ऑफर किया जाता है। और ऐसे ही वो यहां पर क्या कहता है? एंड सो दाई थॉट, एंड सो दाई थॉट व्हेन दाउ आर गॉन। और उसी प्रकार से तुम्हारे विचार हैं जब तुम चली गई हो। और इसी के साथ दोस्तों ये पोएम एंड होती है। जो सोफिया स्टेसी जो ये पोएम है, इसमें वो सोफिया को ये एड्रेस कर रहा है, जो सोफिया है यहाँ पर, ठीक है ना, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ साथ वो यहाँ पर ये बताया जाता है, जो प्रेम है केवल प्रेम के विचार बचते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई छोड़कर चला जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और सोफिया स्टेसी जो है, इनसे पीबी शैली का एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा था। काफ़ी जगह पर इन्होंने सोफिया के साथ विजिट भी की थी। तो उसी सोफिया को एड्रेस करते हुए इन्होंने ये पोएम लिखी है, टू सोफिया स्टेसी, जिसका दूसरा टाइटल है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइज। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो पोएम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और अक्सर एग्जाम में इसमें से पूछा भी जाता है। पोएम का नाम क्या है? ओज़िमैंडियास। क्या नाम है दोस्तों? ओज़िमैंडियास जो पोएम का नाम है। और ये जो स्टोरी है ये ग्रेट इजिप्शियन किंग की कहानी है। एक इजिप्ट के जो एक महान राजा है उसकी कहानी है। और उसमें जो एक ट्रैवलर है
ठीक है ना, वो अपनी ट्रैवलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। और उसने क्या देखा था, जो एक ट्रैवलर था वो ये कहता है कि उसने 2 ह्यूज ट्रंकलेस जो लेग्स थी वो देखी थी, किसकी, एक स्टैचू की। और वो स्टैचू किसकी थी, वो स्टैचू ओzymandias की स्टैचू थी। और उसके बारे में यहाँ पर उस स्टैचू के बारे में इस पोएम में बताया गया है। और नीचे उसके स्टैचू के नीचे जो शब्द जो लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे, माई नेम इज ओzymandias, आई एम ए ग्रेट किंग। मेरा नाम ओzymandias है और मैं एक महान राजा हूं। दोस्तों ये लाइंस अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, किस पोएम से है, ओzymandias पोएम से है। तो ये जो पोएम है दोस्तों ओzymandias, ये एक सोनेट है और इसमें ओzymandias के बारे में बताया गया है। I met a traveler from an antique land. Who said, to vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and a sneer of old cold command tell that its sculptor well those passion red which yet survive दोस्तों ये लाइंस आती हैं, आई मेट अ ट्रैवलर फॉर अ एंटीक लैंड, मैं एक ट्रैवलर से मिला एक एंटीक लैंड के, हु सेड जिसने मुझे बताया, पोइट कह रहा है कि एक ट्रैवलर ने मुझे बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्ट्रॉन्ग, एक 2 विशाल जो ट्रंकलेस लेग्स हैं एक स्टोन की, मतलब जिसका धड़ अलग है और पैर अलग है, वो एक डेजर्ट में गड़ी हुई हैं, नियर देम और उन्हीं के पास में ऑन द सैंड रेत के बीच में, हाफ संक आधी दबी हुई, अ शैटर्ड वाइसेज और टूटी हुई सी एक जो विसेज है, दृश्य है, मतलब मूर्ति का जो वो है पार्ट है, लाइज हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, और ऐसा लगता है जैसे कि जिसमें रिंकल्ड लिप है, एंड स्नीर ऑफ ओल्ड कमांड कोल्ड कमांड, और ऐसा लगता है कि वो जो डेड है, मतलब वो मर चुका है जिसकी वो मूर्ति है, लेकिन वो अब उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आदेश दे रहा हो, जैसे कोई कमांड दे रहा हो,
टेल दैट इस स्कल्पटर वेल दोस पैशन दैट विच येट सर्वाइव्स। तो ये चीज बताती है कि वो जो मूर्ति का बनाने वाला था, जो उसका स्कल्पटर था, मूर्तिकार था, उसने उन पैशंस को अच्छी तरह से पढ़ा था और इन पैशंस को ये मूर्ति जो है बयां कर रही थी, बोल रही थी, एक तरह से उन चीजों को एक्सप्रेस कर रही थी। दोस्तों जैसे कि माय लास्ट डचेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है माय लास्ट डचेस की पेंटेड को कहते हैं लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल, और ऐसी लगती है जैसे मानो जीवित हो, क्योंकि उसको भी तो एक महान मूर्तिकार ने बनाया था। वो कहते हैं फ्रा पेंडोल्फ मेड बिजिली अ डे एंड देयर शी स्टैंड, क्योंकि उसको किसने बनाया था? फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था, जो कि इटली का महान मूर्तिकार था। और इसी तरह से ये मूर्ति के लिए ओzymandias की स्टैचू के लिए यहां पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है, ओzymandias किसकी पोएम है? एंड ऑन द pedestal these words appear। My name is Ozymandias, King of Kings। किंग ऑफ किंग्स याद रखना दोस्तों। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर्स, और पेडेस्टल में ये शब्द वहां पर नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ओzymandias है और मैं राजाओं का राजा हूं। तो दोस्तों 1 मिनट का जरा मैं ब्रेक लूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे और आज आपका पीवी शैली का एंड हो जाएगा। ऑन द पेडिस्टल वर्ड्स अपीयर्स, और वो ये कहते हैं कि पेडिस्टल पर एक ये शब्द जो थे ये अंकित थे। माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओzymandias है और मैं राजाओं का राजा हूं। दोस्तों ये शब्द आते हैं लुक ऑन माई वर्ड्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। और दोस्तों ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखना। लुक ऑन माई वर्ड्स, ये mighty and despair। दोस्तों ये देखिए, लुक ऑन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों की तरफ देखो। ये माइटी एंड डेस्पेयर, देखो तुम किसकी तरफ? माइटी और डेस्पेयर की तरफ। मतलब
ताकत को भी देखो और निराशा में डूब जाओ, मतलब उस ताकत का अंदाजा लगाओ और फिर निराशा में कन्वर्ट हो जाओ। क्यों ऐसी बात वो कर रहा है? माइटी और डिस्पेयर का दोनों का यूज क्यों किया है उन्होंने? नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड एंड डिके, क्योंकि कुछ नहीं बचता, केवल सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब आप कितने ही बड़े राजा क्यों ना बन जाओ, कितनी ही शोहरत क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी हैं लीड बट टू द ग्रेव। दोस्तों थॉमस ग्रे की लाइन आपने सुनी होगी, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है, लेकिन लेकर कहां जाता है? कब्र की तरफ लेकर जाता है। तो वही सिचुएशन है कि कितने ही आप महान क्यों ना बन जाओ, लेकिन अंत तो मृत्यु है। तो दोस्तों ये थी पोएम ओजीमांडियास, जो कि पीबी शैली की पोएम है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। लाइन्स टू एन इंडियन एयर। लाइन्स टू एन इंडियन एयर, दिस इज द पोएम बाय पीबी शैली। ये पीबी शैली की पोएम है, लाइन्स टू एन इंडियन एयर सॉरी। और ये जो पोएम है दोस्तों, ये इन्होंने मिस सोफिया स्टेसी को एड्रेस की है। जैसे कि पहले भी इनके बारे में मैंने आपको बताया, इसको पोएम लिखी थी तो सोफिया स्टेसी के कहने पर, क्योंकि सोफिया स्टेसी इनसे कहती थी कि वो कुछ गीत लिखें और उनके बारे में लिखें, तो सोफिया स्टेसी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है, लाइन्स टू एन इंडियन एयर। I arise from लिरिकल पोएम है दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ दी। इन द फर्स्ट स्वीट sleep of night। I arise from dream of thee in the first sweet sleep of night, when the winds are breathing low and the stars are shining bright। I arise from dreams of thee, मैं उठता हूँ तुम्हारे सपनों से ही, in the first sweet sleep of night, और उस sweet sleep of night में, when the winds are breathing low, और जब winds जो होती है धीरे धीरे से breathe करते हुए, लो करते हुए मतलब बहती रहती है, and the stars are shining bright, और जो रात्रि के सितारे हैं वो चमकते रहते हैं। As I must die on thine दोस्तों बिल्कुल प्योर बात यहाँ पर कही है, एज आई मस्ट डाई ऑन दाइन, मैं तुम्हारे ऊपर
मुझे मतलब मस्ट डाई मतलब कि मैं तुम्हारे ऊपर मर जाता हूं। मर जाने का मतलब आई जस्ट डेडिकेट इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ टू यू। मैं हर चीज जीवन की जो है तुम्हें समर्पित करता हूं, तुम्हें ऑफर करता हूं। ओ बिलव्ड एज दाउ आर्ट, क्योंकि तुम इतनी हो ही, इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी हो तुम। तो यहां पर अपनी बिलव्ड की, अपनी उसकी प्रशंसा वो करता है। और क्या कहता है, जैसे कि ओड टू द वेस्ट विंड में इन्होंने कहा था ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, तो ऐसे ही यहां पर आप देखना अपनी प्रेमिका से ये कहते हो क्या प्रतीत होते हैं। और कंफ्यूज मत हो जाना कभी ओड टू द वेस्ट विंड यहां पर लिखे आओ, एग्जाम में लाइन आ जाए तो इसको याद रखना, ये अलग है वो अलग है। यहां पर आता है ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, याद रखना ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, वो कहते हैं मुझे ग्रास से ऊपर उठा लो। आई डाई, आई फेंट, आई फेल, आई डाई, आई फेंट, आई फेल। लेट thy love in kisses rain। तो यही लाइन्स हैं, इसको ध्यान रखना। ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, आई डाई, आई फेंट, आई फेल, लेट दाई लव इन किसेस रेन। और वो ये कहता है कि मुझे उठा लो, बिल्कुल उसकी तरह कि फ्रॉम द ग्रास, इस ग्रास से ऊपर। आई डाई, आई फेंट एंड फेल, मैं बिल्कुल मर चुका हूं, मैं फेंट सा हुआ पड़ा हूं, मैं असमर्थ हो चुका हूं और मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। लेट दाई लव इन किसेस रेन, तो अपने प्रेम को कन्वर्ट कर दो किसमें, किसेस रेन, मेरे ऊपर बरसात कर दो, किसकी, अपने किसेस की बरसात कर दो। तो यहां पर वो ये बात कर रहा है कि वो शॉवर ऑफ किसेस चाहता है अपनी प्रेमिका से। क्या चाहता है, शॉवर ऑफ किसेस, प्रेम की जो किसेस हैं उनकी बौछार वो चाहता है, वो उसके ऊपर, उसकी प्रेमिका उसके ऊपर कर दे। तो दोस्तों ये थी लाइंस टू एन इंडियन एयर से पोएम, और आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई भी जरूर देना। इसके बाद हम बात करेंगे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों। ये जो पोएम है स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये हताशा के को दर्शाती है, डिजेक्शन मतलब निराशा को, और ये स्टेंजाज है जो उन्होंने नेपल्स के पास में लिखे थे। तो ये यहाँ पर बात करते हैं इनके जो मेलनकली वाला जो थॉट है उसको ये स्टेंजाज रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सीन है द बे ऑफ नेपाल को उसको रिप्रेजेंट करता है जो, और नेचुरल सीनरी को रिप्रेजेंट किया गया है विद द मेलनकॉली एंड द ग्लूमी एटमोस्फियर। और क्या वो कहते हैं, देखिए पहले तो प्रकृति की सौंदर्यता का आनंद लीजिए। द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर। द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर, द वेव्स आर dancing fast and bright, इतना देखिए। द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर, जो सूरज है
वो पूरा वार्म है, स्काई बिल्कुल क्लियर है, द वेव्स आर डांसिंग, वेव्स जो डांस कर रही हैं फास्ट एंड ब्राइट है। तो दोस्तों ये लाइंस अगर जो एग्जाम में आ जाए कहां से ली गई हैं, ये लाइंस ली गई हैं स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से। इसके बाद यहां पर गौर करना दोस्तों, ये सब कुछ एटमॉस्फेयर देखते हैं, सारा अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ अच्छा है और एक शांति है और खुशी है। लेकिन इसी बीच में जो पॉइंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेलनकली मूड की तरफ। उनका जो मूड है वो ग्रीफ में चेंज हो जाता है। क्या देखा उन्होंने ऐसा, मतलब किस चीज को देखकर वो ऐसे हो गए? क्योंकि जब उन्होंने देखा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि जो टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 है, उसमें जो टेनिसन है, टेनिसन अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर दुखी थे और जब वो देखते हैं फिशरमैन्स बॉय जो है वो एंजॉय कर रहा होता है और जो सेलर्स लैड है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, तो उनको दुख होता है। ऐसे ही यहां पर ये देखते हैं और क्या कहते हैं, एलास, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, याद रख लेना। एलास आई हैव नोर hope nor health. Alas, I have nor hope nor health. Nor peace within nor calm around. Alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor calm around. कहने का मतलब वो क्या कहते हैं, ना तो कोई आशा है, ना ही स्वास्थ्य है, हर तरह से मैं टूटा हुआ हूं, ना तो कोई उम्मीद बची है, ना ही स्वास्थ्य है, nor peace, even there is no solitude. कहने का मतलब कोई शांति नहीं है, within, nor calm around, किसी भी प्रकार की शांति जो है मेरे चारों तरफ मुझे नहीं नजर आती है। nor fame, नोर पार, ना प्रसिद्धि है ना ताकत है। नोर लव, नोर लेजर, ना प्यार है ना पैसा है। अदर्स आई सी, whom these surround, smiling they live, and call life pleasure. To me, that cup has been dealt in देखिए दोस्तों, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से ये लाइंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और इसमें क्या कहा गया है, एलास आई हैव नोर होप नोर हेल्थ। ये बड़े दुख की बात है, ना तो अब कोई आशा रही है, ना ही स्वास्थ्य मेरे साथ है। और इसके साथ वो क्या कहते हैं, नोर पीस विद इन काम अराउंड, ना ही कोई शांति बची है। नोर फेम नोर पावर नोर लव नोर लेजर, ना ही कोई प्रसिद्धि है, ना ही कोई ताकत है, ना ही कोई प्रेम है और ना ही कोई पैसा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मेटेरियलिस्टिक परस्यूट को जो है पूरा करता हो। तो वो चीज कहते हैं, ना मुझे प्रसिद्धि मिली, ना मुझे ताकत मिली, ना मुझे प्रेम मिला, ना मुझे पैसा मिला, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अदर्स आई सी हुम दी सराउंड, लेकिन अपने अगल बगल के लोगों को मैं देखता हूं वो इन चीजों से घिरे हुए रहते हैं।
स्माइलिंग दे लिव, वो मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जीते हैं, एंड कॉल लाइफ प्लेजर, और जिंदगी को क्या कहते हैं, जिंदगी को खुशी कहकर वो पुकारते हैं। दोस्तों क्या कहकर पुकारते हैं, जिंदगी को खुशी कहकर पुकारते हैं। टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर, और मेरे लिए ये जिंदगी का जो प्याला है ये एक कुछ अलग कहकर, मतलब एक अलग रूप में मेरे सामने आता है। तो कहने का मतलब मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दूसरे लोगों की जिंदगी मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं। तो दोस्तों ये फेमस लाइंस आती हैं डिजेक्शन ये नेपल्स से। और इसी के साथ आपका जो पीबी शैली है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज आपका जो पीबी शैली है वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है कि आपको पीबी शैली अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट राइटर स्टार्ट, कल कोई भी नया राइटर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में उसको भी एंड कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।